हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सत्य फिजिकल एजुकेशन में। और जो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का स्ट्रेंथ। ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पीड है, स्ट्रेंथ है, इंड्योरेंस है। तो आज हम स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, स्ट्रेंथ को डेवलप करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, 1RM क्या है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे बाकी वीडियोस की तरह भी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। लेट्स बिगिन विद व्हाट स्ट्रेंथ इज़ एक्चुअली। स्ट्रेंथ है क्या? अगर हम बात करें कि हिंदी में या फिर ले मैन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए जो भी हमारे शरीर या मसल्स जो ताकत लगा रही होती हैं, जो उसकी क्षमता होती है, उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल टर्म्स में समझें तो इट इज़ एक्चुअली द एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का हिंदी में मतलब है किसी प्रकार का प्रतिरोध या कोई बाधा या विरोध। कोई भी कार्य करते वक्त हमारी जो मसल्स है या जो हमारी बॉडी है वो कोई ना कोई प्रतिरोध या बाधा को एक्सपीरियंस करती है, और हमारी मसल्स की जो उस प्रतिरोध को ओवरकम करने की या उस प्रतिरोध को जीतने की जो क्षमता है उसी को हम स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो बारबेल है यह एक्चुअली में वही प्रतिरोध है, वही बाधा है जो हमारी मसल्स को ओवरकम करनी है। जब हमारी मसल्स के अंदर ताकत होगी तभी हम इस बाधा को या इस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाएंगे। तो एक्चुअली में स्ट्रेंथ कुछ नहीं है बल्कि हमारी मसल्स की एक एबिलिटी है जो कि किसी भी बाधा के ऊपर विजय प्राप्त करने की क्षमता है। अगर हम यहाँ कहें तो इट इज़ ऑल्सो द प्रोडक्टिविटी ऑफ वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मतलब होता है वह मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, जैसे कि हाथ की मसल्स, पैर की मसल्स। तो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली जो मसल्स हैं वह जो भी प्रोडक्टिविटी हमें देती हैं या जो भी कार्य करती हैं वह स्ट्रेंथ कहलाती है। जैसे जैसे हम वीडियो में बढ़ते जाएंगे आपको इसका मतलब और क्लियर होता जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस यानी कि बाधा, यानी कि विरोध कोई भी कार्य करते वक्त। जैसे कि अगर हम कोई पानी की बॉटल उठा रहे हैं, वाटर बॉटल, तो वो जो पानी की बॉटल है वह एक्चुअली एक रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करेगी हमारी हाथ की मसल्स के लिए। हमारे हाथ की मसल्स में जो भी ताकत लगेगी उस बॉटल को उठाने के लिए, वही स्ट्रेंथ है। अब रेजिस्टेंस 4 तरीके की हो सकती है। रेजिस्टेंस ऑफ ओन बॉडी वेट, हमारे खुद के बॉडी वेट का रेजिस्टेंस। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे जो हम प्लैंक करते हैं या फिर जो हम स्क्वाट करते हैं एक्सरसाइज के वक्त, तो हमारी बॉडी का जो खुद का बॉडी वेट है, जैसे कि सपोज आई वे 60 kg, मेरे अंदर 60 किलो का वज़न है, तो वह 60 किलो का मेरी खुद का बॉडी वेट मेरी मसल्स के लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में सामने आ सकता है, या इट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ द रेजिस्टेंस फॉर माई मसल्स। सेकेंड है रेजिस्टेंस ऑफ ओपोनेंट्स। ओपोनेंट्स यानी कि विरोधी खिलाड़ी या कोई विरोधी व्यक्ति जो हमारे सामने है। इसका एग्जाम्पल हमको मिल सकता है स्पोर्ट्स, जैसे कि जूडो। जूडो में किसी सामने वाले व्यक्ति को हमें धकेलना होता है या नीचे गिराना होता है, जैसे कि रेसलिंग में। तो वहाँ पे जो सामने वाले ओपोनेंट का जो बॉडी वेट है वह ओपोनेंट की रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल है। रेजिस्टेंस ऑफ इक्विपमेंट्स, वह रेजिस्टेंस जो कोई भी इक्विपमेंट के द्वारा हमारी मसल्स फेस करती हैं, जैसे कि डंबल उठाना या बारबेल उठाना या एक नॉर्मल पानी की बॉटल ही उठाना, यह रेजिस्टेंस ऑफ इक्विपमेंट्स है। नाउ कम्स फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी किसी जैसे कि ज़मीन या फिर हवा या पानी, इन सरफेसेस के थ्रू भी हमारी बॉडी रेजिस्टेंस फील करती है। जैसे कि जब अगर आपने नोटिस किया हो कि कभी आप बचपन में साइकिल चलाते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमको साइकिल चलाने में थोड़ी परेशानी हो रही होती है, ज़्यादा हमको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, क्योंकि जो हवा का फ्लो है वह सामने से आ रहा होता है।
तो वहाँ पे एयर एक रेजिस्टेंस का काम करती है। शिप्स में भी यही होता है, शिप्स में एंड बोट्स में जो पानी होता है वह भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है। सेम गोज़ विद एरोप्लेन। तो ये जितनी भी सर्फेसेस हैं, चाहे ज़मीन पे जो गाड़ी के या कार्स के टायर्स होते हैं, वह भी रेजिस्टेंस को, फ्रिक्शन को मद्देनज़र रखते ही बनाए जाते हैं। तो यह फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है। हमारे स्पोर्ट्स के फील्ड में स्विमिंग इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। या फिर अगर आपने जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में जो घास है वह बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बॉल की मूवमेंट पे। इवन क्रिकेट में भी जो पिच है वह भी एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है बॉल के ऊपर। तो ये जितने भी सर्फेसेस हैं, अगर हम डिस्कस थ्रो की बात करें, जैवलिन थ्रो की बात करें, तो एयर है, एयर एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है जैवलिन के ऊपर और या डिस्कस के ऊपर। तो यह सब हमारे फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल है। तो इस स्लाइड के थ्रू हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में 4 तरीके का होता है और हमारी बॉडी इन चारों रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो भी ताकत लगाती है वह स्ट्रेंथ कहलाती है। अब स्ट्रेंथ कितने टाइप की होती है? स्ट्रेंथ बेसिकली 3 टाइप की है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी कि हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ। इस मैक्सिमम स्ट्रेंथ को समझते वक्त एक टर्म आती है वह जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है 1 RM। ये आप इसको ध्यान रखें, 1 RM काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। 1 RM डिनोट करती है हमारी बॉडी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को। अब 1 RM है क्या? 1 RM इज एक्चुअली 1 रेपिटेशन मैक्सिमम। 1 रेपिटेशन मैक्सिमम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। यह क्या बताती है? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं कि 1 RM क्या है, या फिर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए जो टर्म है वो क्या हो सकती है, तो 1 RM है। अब 1 रेपिटेशन मैक्सिमम क्या है? अगर मैं आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ कि कोई भी एथलीट सपोज़ एक 10 किलो का बंडल वह 15 बार उठा सकता है, लेकिन वहीं पर उसको अगर 40 किलो की बारबेल उठाने के लिए बोली जाएगी तो वो 40 किलो की बारबेल बार बार नहीं उठा पाएगा। उसकी मसल्स उस मैक्सिमम, उसका रेपिटेशन एक ही बार कर पाएगी, उसके बाद वो नहीं उठा पाएगा। तो यानी हमारी मसल्स की वह क्षमता जहाँ पे वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का प्रदर्शन कर पाए, उसको हम 1 RM के थ्रू मेजर करते हैं। वही हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। यानी कि इतनी जान लगा देना कि हम उसको एक ही बार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार नहीं। दैट्स कॉल्ड 1 रेपिटेशन मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस वेट का एक ही रेपिटेशन लगा पाए, वह हमारी बॉडी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। नाउ कम्स एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की जब भी बात करेंगे तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड हमेशा कंसीडर की जाती है। जैसे कि आप 100 मीटर रेस है, यहाँ पे स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों की बात होती है। स्पीड प्लस स्ट्रेंथ की दोनों की बात होती है। जैसे कि 100 मीटर रेस है, 100 मीटर रेस में एक इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव वर्ड जो है वो अपने आप में एक्सप्लोजन से निकला है, यानी कि विस्फोट। हमारी मसल्स की जो भी एनर्जी है उसका विस्फोट होना ही एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहलाता है। जैसे कि लॉन्ग जंप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, या ट्रिपल जंप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, या हमारी 100 मीटर रेस भी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यानी जहाँ पर भी स्ट्रेंथ का एक्सप्लोजन होना है वहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आती है। आप यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पर स्पीड और पावर दोनों ही साथ साथ इकट्ठे चलते हैं, यहाँ पे दोनों की बात की जाती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में। नाउ कम स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, जब भी इंड्योरेंस वर्ड आता है तो इंड्योरेंस वर्ड हमेशा टाइम से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको हम एक लंबे समय तक कर सकते हैं उसको हम इंड्योरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे वो बात करें स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, यानी कि कोई भी ऐसी स्ट्रेंथ जिसको हम काफ़ी बार और काफ़ी देर तक कर सकते हैं, वह स्ट्रेंथ इंड्योरेंस के अंदर आता है। जैसे कि वही मैक्सिमम स्ट्रेंथ के वक्त जो एग्जांपल लिया था कि हम 10 किलो का जो डंबल है वह काफ़ी बार तक यानी 30 सेकेंड्स तक कर सकते हैं लगातार। हमने 10 रेपिटेशन किए 10 किलो के डंबल के, या फिर हम उसको 30 सेकेंड्स तक कर पाए।
तो यहाँ पर स्ट्रेंथ हमारी जो लग रही है वह 10 किलो के डंबल को उठाने के लिए लग रही है, जो कि हम बार बार कर रहे हैं। और इंड्योरेंस यानी कि हमने उसको 30 सेकेंड्स तक किया या हमने 1 मिनट तक किया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो हम वो बात करेगा कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कितना वज़न उठाया एक बार में। उसके बाद हमारी मसल्स में जान ही नहीं बची उतना वज़न उठाने की। तो आई थिंक स्ट्रेंथ इंड्योरेंस एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ में डिफरेंस थोड़ा क्लियर हो पाया हो। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस हमेशा हम अपनी स्ट्रेंथ कितने समय तक लगा सकते हैं उसके बारे में बात करता है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमेशा एक बार में हम कितनी ज़्यादा ताकत लगा सकते हैं उसके बारे में बात करता है। तो आई होप टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ आपको क्लियर हो गया हो। अभी हम यहाँ पे थोड़े और अच्छे तरीके समझेंगे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ओवरकम और एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। यानी कि जैसे कि आप इस बारबेल में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो उसका वज़न है यह एथलीट उस बारबेल को उठा ही नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रेजिस्टेंस था उसकी मसल्स के लिए, और उसकी मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी उतने पर्टिकुलर किलो का वज़न उठाने में। लेकिन वहीं पर अगर ये बारबेल थोड़े कम वज़न का होता तो उसको शायद उठा पाता, और शायद 2-4 बार उठा पाता। वी कैन से दैट मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन, हमारी मसल्स कितना मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन कर पाए इन सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमारी मसल्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन करा पाए, उसको हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी एक बार में ही हमारी मसल्स जितना फोर्स प्रोडक्शन कर दें वह मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाता है। नाउ कम्स एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। वहीं पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्पीड की बात करते हैं हमेशा, एंड इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। यहाँ पे मैंने जैसे बताया था स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों की बात हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं लगातार, ये एक्चुअली प्लायोमेट्रिक जंप्स का एग्जाम्पल है। प्लायोमेट्रिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लायोमेट्रिक्स क्या है? बहुत अच्छा मेथड है स्ट्रेंथ डेवलप करने का, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डेवलप करने का, जहाँ पे हमें कंटिन्यूस इन मिनिमम पॉसिबल टाइम में मूवमेंट्स करनी होती हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थाई मसल का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है और काफ़ी स्पीड से, क्योंकि वो लगातार रेपिटेटिव मूवमेंट है, तो वह एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल होता है प्लायोमेट्रिक्स एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डेवलप करने का। नाउ कम स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह साइकिलिंग है। यहाँ पे हमारी जो लेग मसल्स हैं, जो हमारी थाई मसल्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, लेकिन वह काफ़ी लंबे समय तक चल रही है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक जब वो काम किया जाता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी अ स्ट्रेंथुअस टास्क फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। फटीग यानी थकावट, यानी थकावट की कंडीशन में भी जब भी हमारी मसल्स एक स्ट्रेंथनुअस टास्क करती रहती हैं एक लंबे ड्यूरेशन तक, तो उसको स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कहते हैं। आई होप टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ आपको अभी मैं समझाने में थोड़ा हेल्पफुल रही हूँ। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड से एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो आप ज़रा बिल्कुल फोकस करके रखें इस टाइप पे कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइप का होता है। पहली बात तो यहाँ पे जो आइसोटोनिक, आइसोमीट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक, इससे रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, और बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टर्म्स हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इनसे रिलेटेड कन्फ्यूजन क्यों रहता है और क्यों एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत होते हैं। बट दिस इज़ द ईजिएस्ट टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो, अगर बस थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बेसिकली टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन 3 तरीके के होते हैं, आइसोटोनिक, आइसोमीट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक। अब यहाँ पे ये जो आइसो वर्ड है, एक्चुअली इसको ज़रा हम पकड़ के रखें। आइसो का मतलब होता है सेम, यानी हम इन तीनों कॉन्ट्रैक्शन में किसी ना किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि सेम रहेगी हमेशा। अब टोनिक में यानी कि यहाँ पे मसल की टोन सेम रहेगी, यानी फोर्स प्रोडक्शन। मीट्रिक में अगर आप देखें, मीट्रिक जो वर्ड है मीटर से मिलता जुलता है, और मीटर जो वर्ड है वह लेंथ के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो मसल्स की लेंथ है वह सेम रहेगी, यानी कि अगर हम एक चेन बिठाएं तो मीट्रिक वर्ड है मीटर से रिलेटेड, और मीटर इज यूज्ड फॉर लेंथ। और जो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक की बात करें, काइनेटिक जो वर्ड है यह रिलेटेड है मशीन से।
आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शंस में मशीन्स का इस्तेमाल होता है। तो ये आइसो वर्ड काफ़ी काम का वर्ड है, इसको ध्यान रखें। अब ये इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये भी बहुत ईजी चीज़ है। चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम विद आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? सबसे पहले तो ये दिया किसके थ्रू गया है? तो ये दिया गया है डी लॉम के थ्रू इन 1945 में। ये क्वेश्चन आ सकता है, या आप याद कर लें कि किसके थ्रू गिवन है। अब द वर्ड कंप्राइजेज ऑफ आइसो, जिसका मतलब है सेम, और टॉनिक, जिसका मतलब है टोन। यानी कि वो कोई भी मूवमेंट जिसमें हमारी मसल की टोन सेम रहेगी, मसल की टोन सेम रहेगी, उनको हम आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसको हम डायनामिक भी कहते हैं। डायनामिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि मोशन में है, जो कि मूवमेंट में है। फॉर एग्जाम्पल बाइसेप कर्ल, अगर मैं आपको इस स्लाइड से समझा पाऊँ तो, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं बाइसेप कर्ल, यह आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप जब भी हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो आप देखेंगे कि मसल की जो लेंथ है वह चेंज हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट होने पर वो छोटी हो रही है, और जब मसल नीचे आ रही है, अभी मसल की लेंथ छोटी हुई, और जब मसल नीचे आएगी अभी, तो मसल की लेंथ बड़ी हुई। यानी मसल की टोन तो सेम है, लेकिन मसल की जो लेंथ है वह डिफर कर रही है, वह चेंज कर रही है बार बार। लेंथ सेम नहीं है और टोन सेम है। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती हैं जहाँ पे मसल की टोन सेम रहती है, लेकिन मसल की लेंथ चेंज हमेशा होती है। तो कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसमें हमें एक्चुअली में हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस हो रहा है, वह सब की सब आइसोटोनिक मूवमेंट्स हैं। अब आप देख लिए, चाहे हम बाइसेप कर्ल करें, चाहे हम लेग रेज करें, चाहे हम स्क्वाट्स करें, वो सब हमारी आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के कॉन्ट्रैक्शंस के एग्जांपल्स हैं। जहाँ पे भी हमारी मसल की लेंथ चेंज होगी, वह सब आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं। अब आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस दो तरीके के होते हैं, जिसमें दो तरीके की कॉन्ट्रैक्शंस हैं। वन इज कॉन्सेंट्रिक एंड अदर वन इज एसेंट्रिक। अब कॉन्सेंट्रिक वर्ड पे अगर आप फोकस करें तो यह मिलता जुलता है वर्ड कॉन्सेंट्रेशन से। कॉन्सेंट्रेशन का हिंदी में मतलब है किसी भी चीज़ पे ध्यान लगाना। जब भी हम किसी चीज़ पे ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं, तो जो हमारा ध्यान है वह पर्टिकुलर एक बिंदु पे हमारा ध्यान कॉन्सेंट्रेट होता है। यानी हर जगह, फैली हुई जगह से हटकर वह एक किसी स्थान पे, केंद्र पे आके टिक जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। तो वही वर्ड है कॉन्सेंट्रिक। यानी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस दो तरीके के होते हैं। कॉन्सेंट्रिक, जिसके अंदर मसल्स की जो लेंथ है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है, लेंथ ऑफ मसल्स शॉर्टन्स। वहीं पे इसेंट्रिक इस कॉन्सेंट्रिक का ऑपोजिट है, जहाँ पे मसल की लेंथ इंक्रीज होती है। यानी जब भी हमारी मसल्स का एंगल छोटा होगा, रिड्यूस होगा, तो वह कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट होगी। और जब भी हमारी मसल्स का एंगल बड़ा होगा, इंक्रीज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो हमेशा इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि उसमें मसल का लेंथ साइज इंक्रीज होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इन दिस पिक्चर, जब मूवमेंट एंगल छोटा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमारी मसल का जो साइज है वह शॉर्ट हो रहा है, इसीलिए यह कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट है। लेकिन वहीं पे जब हमने बाइसेप कर्ल करते वक्त अपनी फोर आर्म को टूवर्ड्स फ्लोर लेके गए, तो हमारा मूवमेंट एंगल बड़ा हो रहा है, जिससे हमारी मसल का लेंथ साइज भी बढ़ रहा है। इसीलिए इसको इसेंट्रिक मूवमेंट कहेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कम अप टू दी आइसोमीट्रिक। आइसो यानी कि सेम, मीटर यानी कि लेंथ। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हमारी मसल की लेंथ सेम रहती है वो आइसोमीट्रिक कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई कहे कि यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं लग रही तो वह गलत होगा। इस पिक्चर में ये जो एथलीट है वह स्ट्रेंथ तो लगा रही है वॉल को पुश करने में, लेकिन वह स्ट्रेंथ लगाते वक्त उनकी जो आर्म की मसल लेंथ है वह चेंज नहीं हो रही। यह सारी आइसोमीट्रिक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक यानी कि
जो कि स्टेबल हो। डायनामिक का ऑपोजिट, डायनामिक यानी इन मोशन। जितनी भी आइसोटोनिक मूवमेंट्स हैं वह सारी डायनामिक हैं, और जितनी भी आइसोमीट्रिक मूवमेंट्स हैं वह सारी स्टैटिक हैं। एग्जाम्पल इज पुशिंग अ बॉल। दिस मेथड इज गिवन बाय हेचिंगर एंड म्यूलर, जो कि 1953 में दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू आइसोकाइनेटिक। अब आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ क्या है? एक्चुअली आइसोकाइनेटिक भी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यह वह आइसो यानी कि सेम, एंड काइनेटिक यानी जैसे मैंने बताया था मशीन्स। ये वो एक्सरसाइजेज हैं जहाँ पे मशीन्स के थ्रू स्ट्रेंथ प्रोड्यूस की जाती है। और जनरली अगर मैं बता पाऊँ तो जनरली यह मसल्स, यह स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने वाली जो मशीन्स हैं ये रिहैबिलिटेशन में यूज़ की जाती हैं। जब भी हम किसी इंजरी के बाद रिहैबिलिटेट कर रहे होते हैं तो यह यूज़ की जाती है। इन दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन फोर्स प्रोडक्शन रिमेन्स सेम। आप देख पा रहे हैं फोर्स का प्रोडक्शन सेम रहता है थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। अगर मैं एग्जांपल दूं कि जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं या जिम में, सपोज मैंने 5 kg का डंबल उठाना शुरू किया, तो आप नोटिस करेंगे पहले या दूसरे रेपिटेशन में हम वह एक्सरसाइज, वह डंबल बड़ी ईजीली से उठा पाते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स का जो फोर्स प्रोडक्शन होता है वह काफ़ी अच्छा होता है। वह थकी हुई नहीं होती, फटीग्ड पोजीशन में नहीं होती, थकावट वाले परिस्थिति में नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वह 10वें रेपिटेशन पे पहुंचती हैं, हमारी मसल्स को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि वह थक चुकी होती हैं। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जितनी भी आइसोटोनिक मस्कुलर मूवमेंट्स हैं, जितनी भी आइसोटोनिक स्ट्रेंथ मूवमेंट्स हैं, उन सब मूवमेंट्स में हमारी जो फोर्स प्रोडक्शन है वह एक समय बाद सेम नहीं रहता, वेरी करता रहता है हमारी मसल्स की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि वह कितनी फ्रेश हैं और कितनी थकावट यानी फटीग्ड हैं। लेकिन आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ मूवमेंट्स के अंदर क्या होता है कि जो फोर्स प्रोडक्शन होती है हमारी मसल्स की वह हमेशा सेम रहती है, और यह जनरली अगर जितनी भी हमारी आउटडोर स्पोर्ट्स हैं उसमें नहीं यूज़ होती है। ये जनरली रिहैबिलिटेशन में यूज़ होती है, या जितने भी मेडिकल सेंटर्स हैं वहाँ यूज़ होती है। या फिर अगर हम देखें तो अगर मैं एक और एग्जांपल दे पाऊँ तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ साइकिलिंग। जो जिम में साइकिलिंग होती है वहाँ पे हम एक मोमेंटम सेट कर देते हैं साइकिल का। वह साइकिल उसी मोमेंटम के थ्रू जो उसके व्हील्स हैं वह रोटेट करते हैं, और वह एक्चुअली में हेल्प करते हैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोडक्शन इन आर लेग मसल्स। कि हम चाहे 10 रेपिटेशन करें, चाहे 15 रेपिटेशन करें, चाहे 10 मिनट तक करें, चाहे 15 मिनट तक करें, चाहे 100 रेपिटेशंस करें, लेकिन हमारी मसल्स जो लेग मसल्स है वो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेंगी साइकिलिंग के अंदर। लेकिन वहीं पर अगर हम नॉर्मल बिना किसी मशीन की हेल्प के थ्रू अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं या रेजिस्टेंस लेते हैं अपनी बॉडी में, तो हमारी जो मसल्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग फोर्स प्रोडक्शन को वेरी करती हैं। कभी वो ज़्यादा फोर्स लगाती है, कभी वो कम फोर्स लगाती हैं, और वो डिपेंड करता है कि वो कितनी थकी हुई हैं और कितनी थकी हुई नहीं है। तो आइसोकाइनेटिक मूवमेंट्स हेल्प करती हैं उस वेरिएशन को रिमूव करने में, उस फोर्स प्रोडक्शन की वेरिएशन को रिमूव करने में, और हेल्प करने में कि वह फोर्स प्रोडक्शन है सेम रहे थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। यह दिस मेथड इज गिवन बाय जे पेरिन इन 1968। इट इज़ जनरली परफॉर्म्ड ऑन मशीन्स, क्योंकि मशीन्स एक्चुअली मैकेनिकल होती हैं और वो सेट मोशन प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जब भी हमारे ये मूवमेंट करते वक्त, चाहे पैर हमारा कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट में हो चाहे इसेंट्रिक मूवमेंट में हो, ये जो मशीन है ये मेजर करेगी कि हमारी जो लेग मसल्स हैं वो कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर वह कम फोर्स प्रोड्यूस करेंगी तो वह अकॉर्डिंगली जो वेट है पैर पे यूज़ होने वाला उसको कम कर देंगी, और अगर हमारी मसल ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर रही होंगी तो अकॉर्डिंगली वेट को उसी अकॉर्डिंगली सेट कर देंगी। तो इसमें एक्चुअली में मशीन्स का एग्जाम्पल बहुत है, मशीन्स की हेल्प बहुत है। अब हम बात करेंगे कि हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करें। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू डेवलप स्ट्रेंथ। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग यानी वह ट्रेनिंग जो वेट के थ्रू की जा रही है। वह वेट हमारा बॉडी वेट भी हो सकता है,
और वह हमारा किसी न किसी इक्विपमेंट के थ्रू या ओपोनेंट के थ्रू यूज़ होने वाला वेट भी हो सकता है। इट इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ स्केलेटल मसल। जब भी हमारी मसल्स का साइज बढ़ता है, अगर हम काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी मसल्स का जो साइज़ है, स्केलेटल मसल्स यानी कि जो हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं, उनका जो साइज़ है वो बढ़ता है, जिसको हम हाइपरट्रोफी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, हाइपरट्रोफी। आप इसको याद कर लें या नोट डाउन भी कर लें कि हाइपरट्रोफी क्या है। हाइपरट्रोफी, हाइपर यानी कि ज़्यादा, जब भी हमारी मसल्स का साइज ज़्यादा हो जाता है उसको हम हाइपरट्रोफी कहते हैं। और यह एक अच्छी कंडीशन है, एक पॉजिटिव कंडीशन है जो कि एक्सरसाइज करने से हुआ है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। चाहे जैसे कि बताया, चाहे हमारी बॉडी वेट का रेजिस्टेंस हो, चाहे ओपोनेंट का हो, चाहे किसी इक्विपमेंट का हो, चाहे किसी सर्फेस का हो, कोई भी रेजिस्टेंस के थ्रू जब हम भी ट्रेनिंग करेंगे वो वेट ट्रेनिंग कहलाएगी। चाहे हम डंबल का वेट लें, दिस मेथड यूजेस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका काफ़ी बड़ा हाथ होता है जितनी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज होती हैं उसमें। अगर हम ज़्यादा मास लेंगे, यानी अगर हम ज़्यादा वज़न, आप जैसा कि मास इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, मास इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर हम 10 किलो का मास लेंगे तो हमारी ग्रेविटेशनल का जो पुल है वह उस 10 किलो के मास के अकॉर्डिंग काम करेगा। वहीं पे अगर हम 5 किलो का मास लेंगे तो ग्रेविटेशनल पुल जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वह उस 5 किलो के मास के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे कि, तो यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वेट हम फील करेंगे। तो इसमें ग्रेविटेशनल पुल का काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है हमारी वेट ट्रेनिंग के वक्त। जैसे कि यह वेट ट्रेनिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि डंबल जो है, यह जब भी नीचे जा रहा है तो हमारी धरती की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वह कॉन्स्टेंटली अफेक्ट कर रही है इस डंबल के मास को। अगर यह मास अभी सपोज 10 kg का यह डंबल है, तो जो वेट प्रोडक्शन है वह भी ज़्यादा होगा, तो हमारी मसल्स को फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ रही है। वहीं पे कंपैरेटिवली अगर ये 5 किलो का डंबल होगा तो जो वेट होगा वह भी कम होगा और हमारी जो मसल्स की फोर्स प्रोडक्शन है वह भी कम होगी। तो हमेशा जब भी वेट ट्रेनिंग की बात होती है तो हमारी अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है हमारे वेट प्रोडक्शन में, क्योंकि वह डायरेक्ट अफेक्ट करती है वेट को, यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को। अगर हम आसान भाषा में बोलें तो कभी किसी भी एक्सटर्नल वेट के थ्रू या हमारी बॉडी वेट के थ्रू जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो वह वेट ट्रेनिंग के अंतर्गत आती है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को डेवलप करने का सबसे अच्छा और इफ़ेक्टिव तरीका है प्लायोमेट्रिक्स, जिसको हम डेप्थ जंप्स भी कहते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स बोथ कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक यानी कॉन्ट्रैक्ट होना, इसेंट्रिक यानी कि रिलैक्स होना। यानी कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं, मूवमेंट्स हैं, इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। यानी कि अगर आपने नोटिस किया हो, जब भी हम डेप्थ जंप्स करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम एक डेप्थ जंप करके रुक गए, हम लगातार इन अ साइक्लिक मेथड, स्ट्रेच और शॉर्टनिंग साइकिल के थ्रू, यानी स्ट्रेच यानी कि मसल्स रिलैक्स हो रही हैं एंड शॉर्ट यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। जब भी हम स्ट्रेच और शॉर्टनिंग साइकिल लगातार, कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक एक साइकिल चलता है, कॉन्सेंट्रिक का, फिर इसेंट्रिक का, फिर कॉन्सेंट्रिक का और फिर इसेंट्रिक का, जब भी यह एक साइकिल चलता है, कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक और बहुत ही जल्दी जल्दी, इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, तो हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वह बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक तरीके से बढ़ती है। और यह एग्जाम्पल होता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का। अगर हम इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड पैराग्राफ उठा पाएँ तो ये आप इससे समझ पाएंगे एक्चुअली में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है। वह तरीका है जहाँ पे कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एंड इट शुड बी इन अ साइकिल फॉर्म, यानी कि लगातार एक के बाद एक। इट इज एक्चुअली द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं,
अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे जब भी जितनी बार भी एथलीट बार बार जंप कर रहा है वह कॉन्ट्रैक्ट होना मसल का, फिर रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, तो यह एक साइक्लिक मेथड है। इवन इस पिक्चर में भी बार बार कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, इवन इस पिक्चर में भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो जब भी ये एक साइक्लिक मेथड चलता है लगातार तो वह एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एनहांस करने में हेल्प करता है। नाउ कम स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। इंड्योरेंस की बात आई है, यानी कि हम कितनी देर तक कोई भी स्ट्रेनुअस वर्कआउट या स्ट्रेंथ रिलेटेड वर्कआउट कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग में जनरली हम इट इज़ अ सेट ऑफ एक्सरसाइजेज जहाँ पे हम चाहे हम 6 to 10 या फिर उससे ज़्यादा एक्सरसाइज का एक सेट बनाते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, और एक के बाद दूसरी एक्सरसाइज हम करते रहते हैं लगातार, बीच में कुछ सेकंड का ब्रेक दे देकर। ईच एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रेपिटेशन और फॉर अ सेट टाइम बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये जो अगली स्लाइड है उसके थ्रू मैं आपको थोड़ा इजीली और समझा पाऊंगी। द एक्सरसाइज विद इन ईच सर्किट आर सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट रेस्ट पीरियड एंड ईच सर्किट इज सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग रेस्ट पीरियड। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है मॉर्गन एंड एडमसन के थ्रू ये दी गई है। सर्किट ट्रेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार आता है। अब हम इसको इस स्लाइड से समझते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये तो देख पा रहे हैं कि ये पहला सर्किट है जहाँ पे उन्होंने जंपिंग जैक किया, फिर सेकंड सर्किट पे, सेकंड स्टेशन पे यह पुशअप्स हैं, देन यहाँ पे सिटअप्स हैं थर्ड स्टेशन पे, फिर यह जंप है, बॉक्स जंप है, अप एंड डाउन, स्क्वाट्स हैं, यहाँ पे ट्राइसेप्स के लिए एक्सरसाइज हो रही है। तो वेरियस स्टेशंस हैं और हर एक स्टेशन के बीच में, यानी स्टेशन 1 और स्टेशन 2 के बीच में एक रेस्ट पीरियड दिया गया है, सपोज 30 सेकेंड्स का। उसके बाद स्टेशन 2 और स्टेशन 3 के बीच में भी एक रेस्ट पीरियड दिया गया 30 सेकेंड्स का। तो ऐसे करके जब एथलीट इन सभी स्टेशंस को कंप्लीट कर लेगा तो उसका एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारी की सारी स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन जब इनको एक लंबे ड्यूरेशन तक करते रहना है तो वह सर्किट ट्रेनिंग के अंतर्गत आएगी, जो कि हमारी इंड्योरेंस बढ़ाने में हेल्प करेगी। जब एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन का गैप दिया जाएगा, और ऐसे करके यह सेम सर्किट हम 3 से 4 बार फॉलो कर सकते हैं। वापस आते हुए यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि ईच एक्सरसाइज परफॉर्म फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर, यानी हम सपोज पुशअप करें तो एक स्टेशन पे 10 पुशअप्स किए हैं, फिर अगले स्टेशन पे हमने 10 सिटअप्स किए हैं, फिर अगले स्टेशन पे हमने 10 डेप्थ जंप्स किए हैं। तो हर एक स्टेशन पे एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रेपिटेशंस किए जा रहे हैं। उसके बाद जब एक सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है तो एक लंबे ड्यूरेशन का लॉन्ग रेस्ट दिया जा रहा है और फिर दोबारा से वह सेम सर्किट फॉलो किया जा रहा है। यह स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर्किट ट्रेनिंग। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। यहाँ ये 4 क्वेश्चंस आज की वीडियो से रिलेटेड हैं। आप इनके आंसर्स हमारे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। अगर आपके कोई सुझाव हो तो वह भी आप ज़रूर दें। मेरा काफ़ी प्रयास रहता है कि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी यूज़ करके हिंदी के वर्ड्स यूज़ करके आपको समझा पाऊँ, लेकिन आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं हिंदी की टर्मिनोलॉजीज़ के थ्रू आपको समझा पाऊँ, पर वो मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहा है, परेशानी दे रहा है। लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं और बेहतर हूँ हिंदी के शब्द यूज़ करने में। आई होप तब तक आप इससे काम चलाएं, और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, और उसके साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आई होप लेट्स सी यू अगेन। टाइम इज़ नॉट द मेन थिंग, इट इज़ द ओनली थिंग। टाइम ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये क्योंकि इट नेवर कम्स बैक। सो इसी एक अच्छे और इम्पॉर्टेंट नोट पे आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।